देखो ये जो कॉपी हम करने वाले हैं इसका नाम रखा है मैंने बेबी कॉपी, बेबी बुक। ठीक है, तो जिस बुक के ऊपर बेबी बुक लिखा है उसे खोल लेना और पढ़ना चालू कर देना। और इस बुक को आज हम एक दिन में ये बुक ख़त्म करेंगे। आज इस कॉपी को ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, इसमें 2D 3D पूरा है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृष्टि बाधित हो मतलब अंधे लोग जो होते हैं वो, प्लस बुजुर्ग, अंधों के लिए और बुजुर्गों के लिए जीपीएस का कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है। भाई जीपीएस को मार्गदर्शन करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, अंधों को, दृष्टिहीनों को रास्ता दिखाने के लिए जीपीएस का कौन सा एप्लीकेशन मार्केट में आया है। तो ना सिर्फ नाम याद करने, सिर्फ नाम, तो सबका काम सेम है, मार्गदर्शन करना। पहला मोबिक, क्या नाम है, मोबिक। ठीक है, दूसरा है ब्रुनेल नेविगेशन प्रणाली, ये भी दृष्टिहीनों के लिए होती है। ये प्रणाली दृष्टिहीन लोगों के लिए जीपीएस का एप्लीकेशन के रूप में काम करती है। कौन सी हो गई, ब्रुनेल नेविगेशन प्रणाली, मोबिक, नोपा, NOPA, टोपा, और ब्रेल नोट जीपीएस और ट्रैकर। कौन से बताया मैंने, ट्रैकर बताया एक, ब्रेल नोट जीपीएस, नोपा। ठीक है, याद रखना, ब्रेल नोट जीपीएस, नोपा, ट्रैकर और ब्रुनेल नेविगेशन प्रणाली। ब्रुनेल नेविगेशन प्रणाली दृष्टिहीनों के लिए होती है, और मोबिक। ठीक है, तो मोबिक, ब्रुनेल नेविगेशन प्रणाली, नोपा, ट्रैकर और ये हो गया ब्रेल नोट जीपीएस। ये सारे एप्लीकेशन वो हैं जो दृष्टि बाधितों के लिए, बुजुर्गों के लिए बनाए गए हैं। बस इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है, इतने पढ़ना था इसमें, इस पेज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2D और 3D में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो 2D 3D में क्या अंतर है। देखो 2D ठोसों में केवल 2 आयाम, 2 डायमेंशन होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, जो 3D में क्या होता है, 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, साथ में ऊंचाई होती है। ये अंतर होता है 2D 3D में। 2D में 2 डायमेंशन, 3D में 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो रट लेना इस चीज़ को, आयत, वर्ग और वृत्त। तो देख लेना, आयत, वर्ग और वृत्त ये 2D आकृति होती है। ठीक है, और घन, घनाभ, डिब्बा, गोला, बेलन, शंकु ये 3D डायमेंशन होती हैं। पेपर में पूछ लेगा ऑप्शन देके, ये कौन सी बताए 3D होती है, कौन सी 2D होती हैं। तो याद रखना, गोला, बेलन, शंकु यानी शंकु। ठीक है, घनाभ डिब्बे जैसा होता है, और घन, तो घन, घनाभ, गोला और बेलन, शंकु ये 3D होती हैं। बाकी जो इसमें 2 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, वो आयत हो गया, वर्ग होगा, वृत्त हो गया, ये सब 2D होती है। वृत्त 2D है। अब देखो भू संपर्कन का चिन्ह पूछा है, अर्थ जिसे बोलते हैं, अर्थ घरों में अर्थ बनाते हैं ना बिजली के लिए, करंट, अर्थिंग। अर्थिंग का चिन्ह क्या होता है, देखो ऐसा होता है, देख लो कैसा, ऐसे करके टी उल्टा, तो नीचे ऐसे 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 ये होता है। अब मैं ज़रा पढ़ने में चित्र बना बना के दिखा रहा हूँ मैं तुमको। तो अर्थिंग का चिन्ह ऐसा होता है, देखो उल्टा एंटीना। अब नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर, मतलब किसी भी सर्किट को ब्रेक करने वाला जो होता है। अब देखो ये सर्किट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस सर्किट को यहाँ से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन बीच में ब्रेक कर तोड़ दिया है, तो ये सर्किट ब्रेकर चिन्ह हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ये वाला। ठीक है, अब है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर कह लो, चाहे हिंदी में धारा ट्रांसफार्मर कह लो। सिंपल सा है, एक है तो ऐसे बनाओ, एम बना दो, एम ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे काट दो, बन गया। मैकडोनल्ड का चिन्ह देखा है, मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा बिल्कुल वैसा ही है। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट, तो करंट ऐसे जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, ऐसे ट्रांसफार्मर बन जाता है, हो गया। नेक्स्ट, बस बार। बस बार में क्या होता है, सिर्फ एक डार्क लाइन जाती है थोड़ी सी ऐसे, ये बस बार का चिन्ह बन गया, ये वाला बस बार, बस बार। अब खुद सोचो ना, बस कैसे जाती है, सीधी जाती है, बस ऐसी जाती है, बस 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 ऐसे जाती है। ठीक, नेक्स्ट, विभव ट्रांसफार्मर मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो ऐसे जा रहा है ये, एक ऐसे, यूं और यूं, ये बन गया विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, विभव कैसे बनेगा, ऐसे, एक गोला, फिर काटते हुए, फिर दूसरा, विभव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या, तड़ित रोधक, तड़ित रोधक या लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, एक ऐसे,
एक ऐसे, ठीक। ये बन गया लाइटनिंग अरेस्टर, हथकड़ी जैसा। अरेस्ट मैन क्या होता है, हथकड़ी होती नहीं होती अरेस्ट, जब अरेस्ट करते हैं तो हथकड़ी पहनाते हैं, तो हथकड़ी जैसा बना देना है, हथकड़ी जैसा अरेस्टर। फ्यूज़, फ्यूज़ के लिए क्या होता है, डमरू। बहुत आसान है फ्यूज़ में, डमरू देखो कैसे बनता है डमरू, ऐसे ऐसे, ठीक। यूँ कर दो, डमरू बन गया, और इधर बना दो ऐसे, बन गया फ्यूज। ट्रांसफार्मर, सिर्फ ट्रांसफार्मर बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये इसमें ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पे तुमने देखा होगा विभव ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दोनों को सेम चित्र देख लो, सेम है। या तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कह लो विभव, या ट्रांसफार्मर कह लो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेटर। आइसोलेटर कह लो चाहे विकलक हिंदी में। तो आइसोलेटर याद रखो, क्या करते हैं आइसोलेटर में, एक ऊपर से आया टी उल्टा, ठीक है, और नीचे से एक ऐसे बना देंगे लॉलीपॉप, ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोलेटर। अब है अनुबद्ध विलग, मतलब अनुबद्ध विलग कारक, हिंदी में इंग्लिश में याद करो, टेंडम आइसोलेटर। टेंडम आइसोलेटर क्या है, एक बनाओ एस, ऐसे एस, उसे ऐसे ऐसे कर दो, ये बन गया टेंडम आइसोलेटर। टेंडम आइसोलेटर में क्या होता है, ऐसे एक एस बनाते हैं, उसको ऐसे करके कर देते हैं टेंडम आइसोलेटर में। एक ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसे बनाएंगे भाई, ये देखो एक लॉलीपॉप बना दो इस तरह, इसके ऊपर से फिर ऐसे ऐसे कर दो, ये बन गया ऑटो ट्रांसफार्मर। वैसे भी ऑटो देखो, ऑटो में पहिया ऐसे होता है, ऑटो में पहिया ऐसा तो होता है, पहिए को ऊपर से बना रहता है तो मिट्टी उट्टी अंदर ना जाए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखो बड़े शहरों में आमतौर पर देखा जाने वाला ऊष्मा आइलैंड का प्रभाव क्या है। बड़े शहरों में आमतौर पर देखा जाने वाला ऊष्मा आइलैंड का प्रभाव क्या है। देखो ऊष्मा आइलैंड होता क्या है, ऊष्मा आइलैंड एक ऐसी स्थिति जहां शहरों में अपने ग्रामीण परिवेश की तुलना में औसत तापमान अधिक होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जब शहरों में जो तापमान है गांव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाता है, औसत तापमान कितना, औसत तापमान अधिक हो जाता है, उसे ऊष्मा आइलैंड कहते हैं। अब ये क्यों होता है शहरों में तापमान ज़्यादा, भाई शहरों में रोड किसके बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं, डामर के बने हुए हैं, कंक्रीट के बने हुए हैं, मिट्टी है नहीं, तो जो गिट्टी रोडी है वो गर्मी पैदा करती है। मकान भी पक्के बने हुए हैं तो उसमें गर्मी निकलती है, उससे ऊष्मा बढ़ती है। तो वनस्पति की कमी, शहरों में वनस्पतियाँ कम होती हैं, ठीक। कंक्रीट और डामर का प्रयोग होता है रोडों पे, कच्ची मिट्टी है ही नहीं, ठीक है। और मानवीय गतिविधियाँ, ये सब कारण है ऊष्मा आइलैंड होने के। भवनों और फुटपाथ के घनत्व के कारण, न्यूयॉर्क से अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है ये, ऊष्मा आइलैंड का एग्जाम्पल देखो, भवनों और फुटपाथ के घनत्व के कारण, मतलब शहरों में भाई बहुत ज़्यादा भवन है, बहुत ज़्यादा फुटपाथ है, उसकी अधिकता के कारण न्यूयॉर्क शहर का एवरेज तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। सिंपल सी बात है भाई, शहरों का तापमान ज़्यादा होगा ही, शहरों में सब चीज़ पक्की बनी हुई है, कच्चा ही नहीं कुछ। जीपीएस के लिए कक्षीय ऊंचाई क्या होगी, जीपीएस जो होता है हमारा उपग्रह, उसकी हाइट क्या होती है कक्षीय ऊंचाई, तो देखो 20,180 किलोमीटर या 12,540 मील, कुछ भी दे सकता पेपर में। जीपीएस की कक्षा की ऊंचाई क्या होती है, जो जीपीएस जहाँ स्थापित होता है उस कक्षा की हाइट क्या होती है, कक्षीय ऊंचाई, तो 20,180 किलोमीटर या फिर 12,540 मील। और याद रखना जीपीएस के एक कक्षा में कुल उपग्रह होते हैं 33, ठीक है। और जीपीएस की एक्यूरेसी क्या होती है, सटीकता 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है किसी इमारत की बनावट और उसकी दिशा उसकी सूक्ष्म जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। देखो तो सौर ऊर्जा के लाभों और प्रचलित हवाओं के संपर्क को प्रभावित करके, भाई सही बात है। भाई कोई इमारत है उसकी बनावट और उसकी डायरेक्शन सूक्ष्म जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी, वो इस तरह करेगी कि सौर लाभ मतलब सूरज से जो रोशनी आ रही है उसको, और जो हवाएं चल रही है उसके संपर्क से जब टकराएंगी ना बिल्डिंग से, उससे प्रभावित होती है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा की रोशनी जो आ रही है वो जब बिल्डिंग से टकराएगी और जो हवाएं चल रही हैं, जब वो हवाएं उस बिल्डिंग के संपर्क में आएंगी तो
उससे प्रभावित होती है सूक्ष्म जलवायु। नेक्स्ट, सूक्ष्म जलवायु है क्या? देखो, यह किसी विशिष्ट क्षेत्र, कोई विशिष्ट क्षेत्र की स्थानीय जलवायु होती है, ठीक है, जो इमारतों, वनस्पतियों और भूभाग जैसे कारकों से प्रभावित होती है। सिंपल सी बात है। सूक्ष्म जलवायु बहुत सूक्ष्म होती है, मतलब किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। किसी विशिष्ट क्षेत्र की स्थानीय जलवायु होती है जो इमारत, वनस्पति और भूभाग जैसे कारकों से प्रभावित होती है। रट लेना इसको। सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करता है इमारत, वनस्पतियाँ और भूभाग। जीपीएस के किस खंड में अभिग्राही होते हैं? तो याद रखना, जीपीएस के 3 खंड होते हैं। एक होता है यूजर सेगमेंट, एक स्पेस सेगमेंट, ठीक, एक सैटेलाइट सेगमेंट। तो उसमें से जो यूजर सेगमेंट होता है, यूजर वाला, इसमें अभिग्राही होते हैं। क्या होते हैं? अभिग्राही। जीपीएस के 3 सेगमेंट बताए थे ना मैंने। एक अंतरिक्ष, सैटेलाइट सेगमेंट बोलते हैं। दूसरा कंट्रोल सेगमेंट, ठीक है, और तीसरा यूजर या रिसीवर सेगमेंट। याद रखना, सैटेलाइट सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर या रिसीवर सेगमेंट, एक ही बात है। तो जीपीएस के 3 घटक, जीपीएस 3 घटकों से मिलकर बना है। एक सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में रहती है, ठीक है, दूसरा उसका कंट्रोल सिग्नल सेगमेंट जहाँ पर उसे कंट्रोल किया जाता है सैटेलाइट को, और तीसरा जो यूजर को मिलता है इन्फॉर्मेशन, यूजर या रिसीवर सेगमेंट। हट लेना, केवल पूछा गया पेपर में। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस में 24 उपग्रहों का उपयोग करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, 6 कक्षाओं में। जीपीएस में जो 24 उपग्रह होते हैं वो 6 कक्षाओं में होते हैं, प्रत्येक में 4-4 उपग्रह होते हैं, ठीक है। जीपीएस में जो 24 उपग्रह टोटल होते हैं, भाई जीपीएस की कक्षा में कितने उपग्रह होते हैं? 24 होते हैं। कितनी कक्षाओं में होते हैं? 6 कक्षाओं में होते हैं। पृथ्वी पर एक अभिग्राही की दृष्टि से कम 4 जीपीएस उपग्रह होते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस नोट्स को कि पृथ्वी पर एक अभिग्राही की दृष्टि से कम 4 जीपीएस उपग्रह होते हैं। एक स्थिर वस्तु के लिए न्यूनतम 3 उपग्रहों की जरूरत होती है, और वस्तुओं को गतिमान करने के लिए पृथ्वी पर एक सटीक स्थान की गणना करने के लिए न्यूनतम 4 उपग्रहों की जरूरत होती है। भाई ये कहना चाह रहा है, पृथ्वी पर एक अभिग्राही मतलब एक रिसीवर की दृष्टि से कम कितने उपग्रह होते हैं? 4, ठीक है, 4 जीपीएस उपग्रह होते हैं। मतलब आप अगर आपको किसी चीज़ की पोजीशन याद करनी है तो कम से कम 4 उपग्रह तो होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशन, एक स्थिर वस्तु है, कोई स्थिर वस्तु है, ठीक है। अब इसकी आपको लोकेशन याद करनी है तो कम से कम 3 उपग्रह की जरूरत पड़ती है, और वहीं अगर वस्तु गतिमान है तो वहाँ पर आपको 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, 4। जीपीएस के नक्षत्र के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या 24 होती है। सभी जीपीएस उपग्रह कुल 6 कक्षाओं में घूमते हैं, प्रत्येक में 4 होते हैं, सही है ना। देखो, मान लो ये जीपीएस है, हाँ। अब इसकी एक कक्षा ये हो गई, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक में 4-4 होंगे, 4-4, ठीक है। ये जीपीएस है तो प्रत्येक में 4-4 होंगे, 24 होंगे, नहीं होंगे। तो जीपीएस के सैटेलाइट के लिए या जीपीएस के नक्षत्र के लिए आवश्यक उपग्रहों की संख्या कितनी है? 24। याद रखना, सभी जीपीएस उपग्रह कुल 6 कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 4 उपग्रह होते हैं। जीपीएस प्रणाली में अंतरिक्ष मतलब जो सैटेलाइट वो सॉरी स्पेस, अंतरिक्ष खंड बोल रहा तो स्पेस सेगमेंट हो गया, स्पेस सेगमेंट, ठीक है। तो जीपीएस प्रणाली में स्पेस सेगमेंट का निर्माण क्या है तो समझो। स्पेस सेगमेंट किन चीज़ों से बनता है? तो पी कोड, ठीक है, सीए कोड, L1 L2 वाहक और संचालन संदेश। एक सेकंड, तो समझ में आया कि नहीं? तो स्पेस सेगमेंट होता है, अंतरिक्ष सेगमेंट होता है जीपीएस में, उसका निर्गम क्या है? उसका निर्गम क्या है? वो पी कोड, सीए कोड, L1 L2 वाहक और नौसंचालन संदेश ये देता है। अंतरिक्ष में ये सब आती हैं। और कंट्रोल सेगमेंट, नियंत्रण सेगमेंट, 3 सेगमेंट होते हैं ना, एक तो स्पेस, एक कंट्रोल और एक रिसीवर। तो ये कंट्रोल सेगमेंट है, नियंत्रण। इसका निर्गम क्या है? इसमें तो एक चीज़ आती है बस, नौ संचालन संदेश, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंट में क्या होता है? नौ संचालन संदेश। अब तीसरा उपयोगकर्ता खंड में यूजर या रिसीवर सेगमेंट, इसमें क्या होता है? स्थिति, वेग और समय को ज्ञात किया जाता है। रट लेना की चीज़ को।
अगला क्वेश्चन है, जीपीएस के किस सेगमेंट में उपग्रह शामिल है? अब खुद बताओ, दिमाग लगाओ। उपग्रह सैटेलाइट किस में आता है भाई? सैटेलाइट किस में आता है? सैटेलाइट आता है हमेशा स्पेस सेगमेंट में, अंतरिक्ष में। अरे उपग्रह कहाँ कहाँ स्थापित करते हैं? सैटेलाइट को कहाँ पे स्थापित करते हैं? स्पेस में। तो उपग्रह हमेशा, सैटेलाइट हमेशा कहाँ आता है? स्पेस सेगमेंट में आता है। एक आयत को उसकी एक भुजा के चारों ओर घुमाने पर क्या मिलेगा? मान लीजिए आयत है, मान लो ये आयत है, उसके यहाँ पर आपने इस कोने पे इसे खड़ा करके घुमाया, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे, तो घूमते घूमते को बनेगा ना, बनेगा बेलन, बेलन बन जाता है। मतलब आयत को एक भुजा की चारों तरफ घुमाने पर बनता है बेलन। दो वृत्ताकार आधार कैसे बनते हैं? देखो, दो वृत्ताकार आधार से बनते हैं। किससे बनते हैं? आयत की चौड़ाई के गुणन से। ठीक है, आयत को अगर आप चौड़ाई में घुमाएंगे, आयत को अगर चौड़ाई में घुमाएंगे तो क्या बनेगा? दो वृत्ताकार आधार बन जाएंगे। ठीक है, और वक्र पृष्ठ कैसे बनता है? देखो, घूर्णन के दौरान आयत की लंबाई से बनता है। आई बात समझ? देखो, अगर दो कंडीशन है, अगर आपने आयत को उसकी चौड़ाई के हिसाब से घुमाया, चौड़ाई के सापेक्ष घुमाया आयत को, तो बनेगा दो वृत्ताकार आधार। अगर आपने आयत को लंबाई के हिसाब से घुमाया तो बनेगा वक्र पृष्ठ। रट लेना, लंबाई में आयत को घुमाने पर वक्र पृष्ठ बनता है और चौड़ाई के साथ गुणन करने पर दो वृत्ताकार आधार बनते हैं। और एक कोने के साथ उसकी एक भुजा पे घुमाओगे आयत को तो बेलन बनेगा। नेक्स्ट, अगर आपने किसी बेलन को, सॉरी वृत्त को, अगर आपने किसी वृत्त को घुमाया एक उसके व्यास के चारों ओर, तो हमको क्या बनेगा? गोला बनता है, गोला। वृत्त तो गोल होता है ना, गोला बनेगा। एक समकोण त्रिभुज को उसकी एक भुजा के चार ओर घुमाने पर क्या बनता है? अगर आपने एक समकोण त्रिभुज को घुमाया तो बनेगा शंकु। समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसा होता है, शंकु जैसा होता है। अब इसे घुमाओ, शंकु जैसा लगेगा, शंकु बनेगा। इसमें घूर्णन शामिल नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रिज्म को कोई घुमा नहीं सकते। ठीक है, इसमें घूर्णन शामिल नहीं है, बल्कि एक बहुभुज का एक सीधे पथ के साथ बहिर्वेदन होता है। तो ये भी लाइन याद रखना, एक बहुभुज का एक सीधे पथ के साथ बहिर्वेदन किसमें होता है? प्रिज्म में होता है। प्रिज्म को घुमा नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस स्थिति सूचक का सिद्धांत है। जीपीएस की स्थिति सूचक का सिद्धांत क्या है? वैश्लेषिक स्थिति निर्धारण। ठीक है, जीपीएस पोजीशन इंडिकेटर, जीपीएस पोजीशन इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? वैश्लेषिक स्थिति निर्धारण। जीपीएस उपकरण प्राप्त करता है, जीपीएस उपकरण क्या प्राप्त करता है? रेडियो सिग्नल। ठीक है, जीपीएस रेडियो सिग्नल पर काम करता है। कौन सा जीपीएस रिसीवर का घटक है? अभिग्राही मतलब घटक, रिसीवर। कौन सा जीपीएस अभिग्राही या रिसीवर का घटक है? जीपीएस रिसीवर, रिसीवर सेगमेंट होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो रिसीवर सेगमेंट में क्या कहता है? ट्रांसमीटर। कौन सा जीपीएस अभिग्राही का घटक है? तो वो हो जाएगा ट्रांसमीटर। नेक्स्ट, यहाँ चित्र समझना तुम। इसने कहा है बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड। देखो, ये होता है मेन फ्यूज बोर्ड। बन गया? बन गया नहीं बन गया? अब ना बिना स्विच के, जब बिना स्विच के बोलते हैं ना तो कैसे बनता है? अंदर अंदर करके काला बन गया, क्यों गया? बिना स्विच के फ्यूज बोर्ड। अगर बोलता, अगला देखो, मुख्य फ्यूज बोर्ड है लेकिन स्विच के साथ है, अब तो हमने बनाया, क्या बनाया? मुख्य फ्यूज बोर्ड जो बन गया। अब स्विच के साथ बोला ना तो उसे आधा काला कर देंगे, बस आधा, क्योंकि स्विच स्विच हमेशा नीचे लगाया जाता है, यहाँ लगा जाता है। दोबारा देखो, जब भी बोले स्विच के साथ तो ऐसे कर देना और ऐसे डंडा बीच में कर देना, नीचे वाला खाली जगह देना, यहाँ काला कर देना, क्योंकि स्विच हमेशा यहाँ पे लगता है नीचे खड़ी, स्विच के लिए नीचे खड़ी जगह छोड़ी जाती है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों समझ में आया? पहले और देखते एक बार। इसने कहा मुख्य फ्यूज बोर्ड बन गया। फिर कहा बिना स्विच के, तो ठीक है, फिर बीच में कर दो काला, कोई स्विच नहीं बनेगा। ठीक, अगर वही बोलता मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ, तो हम यहाँ पे बनाएंगे स्विच, ऐसे कर देंगे काला आधा। ये हो गया हमारा स्विच के साथ मुख्य फ्यूज बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब बात कर रहा है वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ। ये देखो, ये होता है, ये है वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के साथ। स्विच कहाँ पे रहता है? नीचे रहता है ना, तो ऐसे कर देंगे बीच में।
यहाँ सोचा जाएगा खाली जगह। ऑप्शन का वितरण, बांटना, तो देखो ऐसे बांट देंगे, बट गया, ट्रिक समझो। तो वितरण फ्यूज समझ में आ गया। फ्यूज हमेशा नीचे बनता है खाली जगह पर, यहाँ नीचे, बाकी के जो होता है उसको देखना पड़ता है। जैसे होता है वितरण, तो बांट देंगे, बन गया। अब उसने कहा वितरण फ्यूज बोर्ड, ठीक है, ये बन गया हमारा बोर्ड। वितरण फ्यूज बोर्ड स्विच के बिना, मतलब स्विच नहीं है इसमें, तो यहाँ पर नीचे खाली जगह नहीं छोड़नी है। अब तो क्या करेंगे, पूरे को बांट देंगे, वितरण बोला ना, बांट देंगे, पूरा हो गया। स्विच के साथ बोलेगा तो नीचे खाली जगह छोड़ी जाती है, स्विच के बिना बोलेगा तो पूरा कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए, मतलब कोई स्थिति है उसको निर्दिष्ट करने के लिए निर्देशांक का सामान्य विकल्प कौन सा है। तो स्थिति को डिसाइड करने के लिए निर्देशांक का जो विकल्प ऑप्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई, ठीक है। किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन अक्षांश होता है, देशांतर होता है और ऊंचाई होता है। भवन निर्माण में स्थूल और सूक्ष्म जलवायु दोनों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। भाई भवन का जब निर्माण करते हैं तो स्थूल जलवायु और सूक्ष्म जलवायु, इन दोनों पर विचार क्यों किया जाता है। इसका आंसर है ऊर्जा प्रदर्शन और पर्यावरणीय आराम को अनुकूलित करने के लिए। सही बात है भाई, जब भवन का निर्माण होता है तो स्थूल जलवायु को और सूक्ष्म जलवायु को, दोनों को विचार किया जाता है ताकि आपको प्रॉपर सूर्य की ऊर्जा मिल सके, और ठीक है, और पर्यावरणीय आराम के अकॉर्डिंग आपका घर बन सके, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदर्शन और पर्यावरणीय आराम को अनुकूलित करने के लिए स्थूल सूक्ष्म जलवायु को ध्यान दिया जाता है भवन निर्माण करने से पहले। नेक्स्ट, मैक्रो, इसे बोलते हैं स्थूल जलवायु। ये क्या होता है, मैक्रो जलवायु क्या है, किसी बड़े क्षेत्र, वो तो स्थूल, तो सूक्ष्म जलवायु तो छोटी के लिए होती है, ये स्थूल है, किसी बड़े क्षेत्र जैसे देश, ठीक है, किसी बड़े क्षेत्र जैसे क्षेत्र या देश की जलवायु को मैक्रो जलवायु, याद रखना, किसी बड़ा क्षेत्र या देश विदेश की जलवायु जो होती है बड़े लेवल पर, उसे मैक्रो जलवायु कहते हैं। तो मैक्रो जलवायु कारकों में अक्षांश, ऊंचाई और वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप शामिल होते हैं। अब बात समझे, जो स्थूल जलवायु है इसमें कौन से कारक होते हैं, अक्षांश, ऊंचाई और वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप शामिल होते हैं। भारत की मैक्रो जलवायु या भारत की स्थूल जलवायु जो है मानसून, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। पूछे भारत की जो मैक्रो जलवायु है किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो मानसून, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण केंद्र और फोटोग्राफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो याद रखना, प्रक्षेपण केंद्र और फोटोग्राफ के बीच की दूरी को प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस। कौन सा जीआईएस में एक्स निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है। भाई ऐसे करके होता है ना, ये 0 होता है यहाँ पे, तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स है ना, ये क्या दर्शाता है, ये देशांतर को दर्शाता है, देशांतर। ये अक्षांश होता है वर्टिकल। तो कह रहा है कौन सा जीआईएस में एक्स निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है, तो देशांतर रेखाओं को एक्स दर्शाते हैं। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखो, देशांतर रेखाएं जीआईएस में क्षैतिज अक्ष एक्स पर दर्शाया जाता है तथा अक्षांश रेखाओं को जीआईएस में वर्टिकल अक्ष के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। जीपीएस प्रेक्षणों से काटी गई ऊंचाई है। अगर आपने जीपीएस प्रेक्षणों से ऊंचाई काटी है तो क्या बनता है, दीर्घवृत्तीय ऊंचाई। जीपीएस प्रेक्षणों से काटी गई ऊंचाई कहलाती है दीर्घवृत्तीय ऊंचाई। नेक्स्ट, का प्रयोग किसी क्षेत्र की सीमाओं का पता लगाने और उसके क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस स्टाफ सर्वे। क्रॉस स्टाफ सर्वे का प्रयोग किसी क्षेत्र की सीमाओं का पता लगाने के लिए और उसके क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए करते हैं। कौन सा प्रतीक डीपीएसटी स्विच को दर्शाता है। देखो, जब भी बोले ना डीपीएसटी स्विच, कौन सा स्विच, डीपीएसटी, तो कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे ऐसे आगे पीछे कर दो, 4 लॉलीपॉप, 1 2 3 और 4, इसके बाद यहाँ ऐसे कर दो बस,
नीचे वाले के यहाँ से ऐसे, ऊपर वाले के ऐसे, ठीक इस तरह बनाते हैं। दोबारा देख लो, DPST बोले ना तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 लॉलीपॉप बनाना, 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप, 4 लॉलीपॉप। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर तक हो गया DPST स्विच। गेट वाल्व का चिन्ह क्या है बता चुका हूँ। गेट कैसे बनता है, गेट देखो एक तीर से जा रहा है, ठीक है, एक तीर से जा रहा है, दोनों टक्कर हो रही है नहीं हो रही है, ये बन गया हमारा गेट, गेट वाल्व। भाई ये तो है गेट वाल्व का चिन्ह। गेट वाला चिन्ह क्या है, ऐसे, गेट वाल्व वैसे बनता है, ठीक है, गेट वाल्व बन गया, ठीक है, डमरू जैसा। पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, तो पिरामिड के जो फेस होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे होते हैं। कैसे, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे। अगला क्वेश्चन है, एक खंड तल कॉमा पंचभुज प्रिज्म के आधार पर 2 कोने से होकर जाता है। भाई जी कह रहा है, एक जो खंड तल होता है ना, एक सेक्शन प्लेन, खंड प्लेन को क्या बोलते हैं, एक सेक्शन प्लेन पंचभुज प्रिज्म के आधार पर 2 कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समांतर होता है, तो उस खंड की वास्तविक आकार क्या कहलाता है, आयताकार। देखो ये कह रहा है, एक सेक्शन प्लेन या एक खंड तल पंचभुजाकार प्रिज्म के आधार पर 2 कोनों से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समांतर होता है, तो खंड की वास्तविक आकार कैसा दिखेगा, आयताकार। याद रखना, जब भी किसी पंचभुज प्रिज्म के आधार से के 2 कोने से होकर कोई खंड जाता है ना, तो हमेशा उससे आकृति आयताकार बनती है। प्रिज्म से गुजरने पर आकृति क्या बनती है, आयताकार। नेक्स्ट, जब किसी शंकु को, शंकु की बात हो रही है, जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे, भाई जब किसी शंकु को कोई कटिंग प्लेन किसी एंगल पर काट रहा है तथा सभी जनरेटेड कट जाए, ठीक, तो बना कोणीय सेक्शन दीर्घवृत्त कहलाता है। कुल मिला के शंकु को काटने पर, शंकु को काटने पर क्या बनता है, दीर्घवृत्त। आई बात समझ, ऊपर से देखो, पंचभुज प्रिज्म से कोई सेक्शन गुजरता है तो क्या बनता है, आयत। शंकु को काटने पर क्या बनता है, दीर्घवृत्त, ठीक है। कोनिक सेक्शन में अतिपरवलय, कोनिक सेक्शन में अतिपरवलय या हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन होना चाहिए। तो सेक्शन प्लेन हमेशा, जो खंड तल है वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल, कैसा, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है। मतलब कोई कोन है, उसको शंकु है, उस शंकु का सेक्शन है, उसमें आपको अतिपरवलय और हाइपरबोला प्राप्त करना है। किसी शंकु से आपको अतिपरवलय और हाइपरबोला प्राप्त करना है, तो सेक्शन प्लेन कैसे होना चाहिए, सेक्शन प्लेन हमेशा होना चाहिए पैरेलल वर्टिकल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल टू द वर्टिकल सेक्शन ऑफ कोन, कोन के वर्टिकल सेक्शन के पैरेलल होना चाहिए। हाइपरबोला पैराबोला प्राप्त करने के लिए जो कोन है ना, कोन शंकु, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, उसके वर्टिकल एक्सिस जो है पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्वारीय ग्रहित तल, ज्वारीय ग्रहित तल माध्य समुद्री ग्रहित तल की अपेक्षा सामान्यतः होता है कम। जो ज्वारीय डेटम सरफेस होता है ना, ठीक है, वो मीन सी लेवल डेटम तल के अपेक्षा कम होता है। भाई ज्वारीय डेटम तल माध्य समुद्री तल मतलब मीन सरफेस लेवल से हमेशा कम होता है। तो दोबारा देखो, ज्वारीय डेटम तल हमेशा मीन सी लेवल से कम होता है। नेक्स्ट, कौन सा GIS में उपयोग किए जाने वाले स्थानिक डेटा का एक प्रकार है। तो GIS में उपयोग किया जाने वाला स्थानीय डेटा क्या कहलाता है, बहुभुज। भाई किसी भी GIS में स्थानीय डेटा जो होता है वो बहुभुज होता है। देखो अगला है, कौन सा GPS का एक खंड नहीं है। भाई GPS के 3 सेगमेंट होते हैं, नीचे दे रखा है, देखो नीचे दिया है सेगमेंट, यूजर सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट और कंट्रोल सेगमेंट। ये 3 सेगमेंट GPS के होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट सेगमेंट तो होता नहीं है ना, ये कहाँ से आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा मानचित्र का मतलब मैप का घटक नहीं है। मैप का घटक नहीं है तो शेप, मैप का शेप जो है, आकृति, इसका घटक नहीं होता। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ है, देखिए इसको समझते हैं, आराम से ध्यान देना। नीचे देखो, नीचे से लास्ट पर देखो, कार्बन माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन चित्र क्या होगा, ये हो जाएगा। कैसे,
ऐसे करके डी बना दो, उसमें ऐसे कर दो। कार्बन माइक्रोफोन कैसे बनता है, डी बनाया, चोंच निकाल दी, कार्बन माइक्रोफोन का चित्र हो गया। इसके बाद ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर। याद रखना 5 एम्पियर का चिन्ह हमेशा ऐसे बनता है, मतलब ऐसे डी बनाने के बाद ये होता है 5 एम्पियर का। एक बार देखो, एक बार राउंड करना, ये 5 एम्पियर होता है। ठीक है, फिर इसने बोला है 2 पिन, तो 1 पिन और 2 पिन बन गया। दोबारा देखो, इसको देखेंगे पहले हम इसको, 1 सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर। देखो कैसे बनाएंगे, तो इस पहले हम इसको हमेशा पीछे से बनाते हैं, पीछे से पढ़ते हैं 5 एम्पियर 2 पिन ऐसे पढ़ते हैं। तो 5 एम्पियर का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। ये होगा 5 एम्पियर, एक डी, और 2 पिन बोला है ना, 1 पिन और 2 पिन ऐसे निकाल देंगे, ये बन गया। अगर बोलता 15 एम्पियर, जैसे ये मतलब 15 एम्पियर 2 पिन और 2 सॉकेट आउटलेट, तो पीछे से पढ़ते हैं हमेशा। 15 एम्पियर में हमेशा डबल कर देते हैं इसको, ये डबल इस तरह। ठीक, और 2 पिन बोला है तो 1 पिन और 2 पिन ऐसे निकाल देंगे, ये वाला बन जाएगा। भाई 5 एम्पियर होने पर सिर्फ एक बार ऐसे बनाते हैं, एक बार, और 15 एम्पियर होने पर एक बार ऐसे, फिर से एक बार ऐसे कर देते हैं। और 2 पिन बोला तो 2 पिन निकाल, 3 पिन निकाल देंगे, इस तरह से होता है। इसको ऊपर वाला देखो, ये वाला देखो, 5 एम्पियर बोला ना, तो एक बार हमने बनाया, एक बार ही बनाया, देखो एक बार ही बनाया है। 3 पिन बोला ना, तो 1 2 3 पिन निकाल दिए। फिर बोला उसने स्विच युक्त है, स्विच युक्त, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे बीच में। स्विच युक्त बोलने पर, स्विच सही से बोले तो 1 पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट है चाहिए, यहाँ देखो समझो, ये क्वेश्चन एक ही है, या कर दो यहाँ पे, ये और ये एक ही चीज़ है। संयुक्त कुंजी और सर्किट आउटलेट 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर क्या था, ऐसे 15 एम्पियर का डबल था ना। ठीक है, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ, 15 एम्पियर क्या था, ये 15 एम्पियर हो गया। ठीक है, 15 एम्पियर, तो 1 2 3 और पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। रटने वाला क्वेश्चन है ये, सर्किट आउटलेट 15 एम्पियर को प्रस्तुत करता है, ये करता है। ठीक, और 4 वाला जो है ना, 4 स्विच युक्त सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर वाला, तो कुछ सेम ये वाला बनेगा। इन दोनों को रट लेना, बाकी सब आसान है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं। ठीक है, और सभी भुजाएं और समृद्ध कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे कहते हैं साधारण बहुभुज। याद रखना, कोई समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं, बराबर कोण है, तो उसे साधारण बहुभुज कहते हैं। जब आधार की ओर नत, मतलब आधार की ओर झुका हुआ, आधार की ओर नत किसी काट तल द्वारा एक लंबवृत्तीय शंकु को काटा जाता है, तो बताया था ना भी, जब भी आप किसी शंकु को काटोगे ना, किसी लंबवृत्त शंकु को आधार से काटोगे तो क्या बनता है, दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट, कॉनिक सेक्शन, मतलब शंकु, कॉनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है, उसे हाइपरबोला कहते हैं। मतलब जो कॉनिक सेक्शन होता है उसमें कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता है तथा आधार से गुजरता है, उसे कहते हैं हाइपरबोला। जब आधार से गुजरता है, मतलब समांतर नहीं होता है बट आधार से गुजरता है। कोई कटिंग प्लेन शंकु से के आधार के समांतर नहीं होता है, ठीक, लेकिन वो उसके तिर्यक प्लेन से एक सेकंड, तिर्यक प्लेन दोबारा देखो, कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा के समांतर नहीं होता है तथा आधार से गुजरता है, उसे हाइपरबोला कहते हैं। जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो उसे कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो इसको हाइपरबोला कहते हैं। क्वेश्चन है, जीपीएस उपग्रह की हाइट क्या होती है। जीपीएस उपग्रह की सामान्य हाइट होती है 20,200 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना, अमेरिका सरकार के रक्षा विभाग ने 1970 में सबसे पहले जीपीएस तकनीक का प्रस्ताव रखा। तो अमेरिका सरकार के रक्षा विभाग ने जीपीएस तकनीक का प्रस्ताव कब रखा, 1970 में। नेक्स्ट, जीपीएस के उपग्रह नक्षत्र में रहती है, क्या रहती है, जीपीएस के स्पेस
सेगमेंट में क्या रहती है, 24 सैटेलाइट रहती हैं। आजकल शहर के नए डिजाइन के भवनों में कौन सी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग नहीं की जाती? क्लिट वायरिंग। आजकल क्लिट वायरिंग चलन में नहीं है, आजकल ये नहीं की जाती। पीवीसी केसिंग। पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग का जीवन काल लंबा होता है, रट लेना चीज़ को। पूछे कि किस प्रकार की वायरिंग का जीवन काल लंबा होता है, तो वो होती है पीवीसी केसिंग केपिंग। एक समांतर परिपथ में सभी अवयव होने चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी कंडीशन? एक समांतर परिपथ है, मतलब पैरेलल परिपथ में सभी अवयव होने चाहिए, इसके बीच समान विभवांतर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, घरों तथा भवनों का संयोजन समांतर होना चाहिए। भाई घरों में लाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, हमेशा पैरेलल सीरीज में होना चाहिए और इसके बीच में समान विभवांतर होना चाहिए। दोबारा देखो, एक समांतर परिपथ में सभी अवयव होने चाहिए। कैसे? इनके बीच समान विभवांतर होना चाहिए और घरों और भवनों का संयोजन समांतर क्रम में होना चाहिए। नेक्स्ट, पेंटागोनल पिरामिड का चित्र कैसे बनेगा? पेंटागोनल का देखो, पेंटागोनल 1 2 3 4 5 पेंटागोनल बनना है ना। पेंटागोनल देखो, ऐसे बना देंगे, इसको जोड़ देंगे, ऐसे मिला देंगे, बनेगा पेंटागोनल। ठीक है, तो पेंटागोनल में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 पॉइंट हमको दिखने चाहिए पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, त्रिभुजाकार पिरामिड। भाई हमको पहचान कैसे होती है पेंटागोनल है कि त्रिभुजाकार है? हम उसके बेस को देखते हैं, आधार को। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये इसके बेस जो बना है, इसमें 5 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 5 भुजाएं हैं, तो पेंटागोनल हो जाएगा। अभी त्रिभुज बोलता तो देखो ये दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुजाकार पिरामिड में देखो नीचे त्रिभुज बन रहा है, नीचे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, मुझे तो यहाँ मिल गया ऐसे। ठीक है, देखो बन गया कि नहीं बन गया त्रिभुज? तो ये त्रिभुज का पिरामिड हो गया। वर्ग का पिरामिड कैसे बनता है? नीचे देखेंगे तो वर्ग बना, देखो ऐसे करके वर्ग बना हुआ है, बना कि नहीं बना है? इनको मिला के बन जाता है पिरामिड। नहीं, फिर है षटभुजा का पिरामिड जिसे बोलते हैं हेक्सागोनल। तो देखो यहाँ पर 6 भुजाएं दे रखी हैं, 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सागोनल पिरामिड हो जाए। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं। भाई ऐसी ठोस आकृति जिसकी आधार और सिरे के हिसाब से अलग अलग भुजाएं होती है उसे कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं उसे प्रिज्म कहते हैं। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घुमाया जाता है तो क्या बनता है? गोला। जब आप किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाएंगे तो बनता है गोला। एक वृत्त बनाने के लिए केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई पूछे एक वृत्त को बनाने के लिए कितनी अक्ष की आवश्यकता होती है? मात्र एक। नेक्स्ट, एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए 2 अक्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी पढ़ते थे ना कि एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए कितनी अक्ष की आवश्यकता होती है? 2। दीर्घवृत्त बनाने के लिए 2 अक्ष की आवश्यकता होती है और एक वृत्त बनाने के लिए सिर्फ 1 अक्ष की आवश्यकता होती है। तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए 2 अक्ष की आवश्यकता होती है, कौन सी? क्षैतिज अक्ष और मानव अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, एक भौगोलिक निर्देशांक जो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की उत्तरी दक्षिण स्थिति को दर्शाता है उसे कहते हैं अक्षांश। भाई अक्षांश हमेशा ऐसे चलता है, ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक, जहाँ उत्तरी ये अक्षांश होते हैं, ये देशांतर होता है। तो बोल तो रहा है एक भौगोलिक निर्देशांक जो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की उत्तर दक्षिण स्थिति को, तो उत्तर दक्षिण स्थिति कौन दर्शाता है? अक्षांश दर्शाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखा होती है 179 और देशांतर 360। ठीक है, देशांतर ज़्यादा होती हैं 360। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 4 मिनट। और देखो DGPS क्या होता है? जैसे बोलते हैं डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रट लेना, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो DGPS सभी वायुमंडलीय त्रुटियों को दूर करने में सक्षम नहीं होता। भाई DGPS जो होता है ना, वो सभी वायुमंडलीय त्रुटियों को दूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा निर्माताओं के सर्वेक्षणकर्ता, ठीक है, GPS का यूज इसे सूचित करने के लिए करते हैं। भाई ये कह रहा है नक्शा बनाने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, ठीक है, उसका सर्वेक्षणकर्ता, वो GPS का यूज़ क्यों करते हैं?
को सीमाओं को निर्धारित करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जॉस्ट फैन। ये चित्र जो आपको दिख रहा है, एक गोले के अंदर ऐसे करके एक पंखा बना हुआ है, इसे बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, अब यहीं पे इस गोले को हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, सिर्फ ये बचे, इसे बोलते हैं सीलिंग फैन, छत का पंखा। आपने छत का पंखा देखा होगा, नंगा लटका रहता है छत का पंखा, देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे करके पंखे की पंखड़ियाँ ऐसे लटकी रहती हैं। ये सीलिंग फैन होता है, छत के ऊपर लटका हुआ है ये। इसमें कवर तो होता नहीं है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन के ऊपर कवर होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, अब है ब्रैकेट पंखा। ब्रैकेट पंखा बिल्कुल ऐसे कोई खड़े को मूत रहा हो, देखो ऐसे करके, ये ब्रैकेट पंखा होता है इस तरह से। नेक्स्ट बजर या बीपर, दो नाम है इसके, बजर और बीपर। आसान होता है बहुत, ऐसे करके उल्टा बनता है, उल्टा डी, एक ऐसे बजर या बीपर। त्रिज्या से, मतलब ट्रिक समझो, आगे ऐसे त्रिकोण आएगा, उसमें ऐसे दे रखा हुआ, देखो ऐसे, ये घंटी का चित्र है, वेल ये नहीं है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, बजर बोला ना, तो बजर में हमेशा ऊपर सरफेस प्लेन होती है, बजर में ऊपर सरफेस प्लेन होती है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है भाई, जो टच कर रही है, छू रही है, तो स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, जब एक आयत एक भुजा के चार ओर घूमता है तो क्या बनता है? बेलन। बताया था ना, किसी भी आयत को उसकी एक भुजा, मतलब ये आयत है, उसकी एक भुजा के हिसाब से घुमाएंगे, एक कोने के हिसाब से घुमाएंगे तो क्या बनेगा? बेलन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉलिड जो घूम सकते हैं, जिसको घूम के दूसरी आकृति बनाई जाती है, वो कौन से होते हैं? गोला, शंकु और बेलन। कैसे प्राप्त होते हैं? ये हमेशा हमें घुमा के प्राप्त होते हैं। वर्ग को घुमाकर ही तुमको मिलता है, या अर्धवृत्त को घुमाकर तो मिलता है, तो मतलब ये सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। जो आकृति हमको घूर्णन करने के बाद मिलती है, वो हमारी सॉलिड रिवॉल्यूशन कहलाती है। इसमें आता है गोला, शंकु, बेलन। ठीक है, नेक्स्ट, कैसे तल को घुमाने पर एक शंकु बनता है? अब किसको घुमाएगा शंकु बन जाएगा? तो एक समकोण त्रिभुज को घुमा दो, शंकु बन जाएगा। हमेशा समकोण त्रिभुज को घुमाने पर ही शंकु बनता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए जीपीएस रिसीवर द्वारा 3D डायमेंशन का यूज़ किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण है। भाई किसी भी, भाई अपनी स्थिति, अगर आपको अपनी पोजीशन याद करनी है, पोजीशन में कहाँ पे खड़ा हूँ, कौन सी जगह पे है, तो कम से कम आपको 4 उपग्रह की जरूरत पड़ती है। हाई एक्यूरेसी जीपीएस इससे संबंधित है। किससे? तो हाई एक्यूरेसी जीपीएस संबंधित होता है भिन्न वाहक प्रवस्था लक्षण से। रट लो इसको, हाई एक्यूरेसी जीपीएस संबंधित होता है भिन्न वाहक प्रवस्था लक्षण से। नेक्स्ट, सीधी रेखाओं की घिरी हुई आकृति का एरिया ज्ञात करने के लिए उस समूह की आकृति को परस्पर बदलने पर बनेगा त्रिभुज। भाई सीधी रेखाओं, देखो सीधी रेखा है कि नहीं, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है। सीधी रेखाओं से घिरी आकृति का एरिया ज्ञात करने के लिए उस समूह की आकृति को परस्पर बदलने पर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त दो मार्गी स्विच के लिए चिन्ह क्या होगा? भाई टू वे स्विच बनाना है, टू वे स्विच, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसे, ये बनता है। दोबारा देखो, दो मार्गी बोला ना, तो एक ओला बीच बना दो, इसके बाद एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऊपर एक नीचे, बन गया दो मार्गी स्विच। अब एक मार्गी स्विच में, लेकिन बोला क्या है? दो पोल, एक मार्गी, देखो ये ऐसे बना, ऐसे कर, ये बनेगा एक मार्गी। उसने कहा दो पोल, एक पोल दो पोल, ठीक है। फिर बोला है एकल मार्गी, ठीक है, एकल मार्गी हो गया। एक मार्गी स्विच त्रिपोल, 1 2 3, 3 पोल हो गए। नेक्स्ट, बहुस्थिति स्विच सिंगल पोल। बहुस्थिति स्विच कैसे बनता है? ऐसे करके, ठीक, यूं यूं और ऐसे ऐसे, ये होता है हमारा बहुस्थिति स्विच सिंगल पोल। अब एसी जनरेटर का चिन्ह क्या होगा? ऐसे बना दो, उसमें जी पर जनरेटर लिख दो। एसी का चिन्ह क्या? एसी का चिन्ह होता है ऐसे लहरदार, तो यहाँ पे ऐसे बना दो, बन गया। एसी जनरेटर का चिन्ह हमेशा लहरदार होता है, इस तरह से होता है।
तो ये बन गया इसी का चिन्ह, जनरेटर से जी हो गया, वॉल्यूम बंद कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वृत्त का माप देने की सही विधि क्या है। देखो अब मान लो कोई वृत्त है, इसका माप देने की सही विधि क्या है, ये वाली विधि होती है। देखो ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ 5 और 9 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब किसी भी डायमेंशन को दर्शाने के लिए इस तरह दर्शाया जाता है, इस तरह लाइन खींच के। ये सही डायमेंशन है, रट लेना इसको। नेक्स्ट, ठोस के प्रकार बताइए। 2 प्रकार का ठोस होता है, एक तो होता है पॉलीहेड्रॉन और सॉलिड हैविंग प्लेन फेस, दूसरा होता है सॉलिड हैविंग कर्व्ड सरफेस। ठीक है, मतलब एक तो जो हमारा ठोस होता है वो एक तो पॉलीहेड्रन या प्लेन सरफेस वाला होता है। ठीक, दूसरा होता है कर्व सरफेस वाला सॉलिड। तो कर्व सरफेस के सॉलिड जो कौन से होते हैं, बेलन, गोला, शंकु। बेलन, गोला, शंकु का सरफेस कैसा होता है, कर्व शेप का होता है। कैसे देखो, मतलब देखो जो बेलन बना हुआ है, तो यहाँ पर कर्व है ना, कर्व भाई, बेलन कर्व जैसा बनता है ना, तो गोला भी कर्व बनता है, शंकु भी। शंकु देखो, शंकु देखो कर्व बनना है, देखो शंकु में कर्व बनना है कि नहीं बनना है, जो कर्व सरफेस होते हैं। दूसरा ठोस का प्रकार कौन सा है, ये है पॉलीहेड्रॉन, जिसको हम प्लेन सरफेस भी कहते हैं। तो प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, समबाहु फलक, ये सब क्या है, ये प्लेन सरफेस वाले पॉलीहेड्रन है। ठीक है, अब ये एक न्यूमेरिकल देखो, हेप्टागन बोला है, मतलब सप्तभुज। यहाँ पे सप्तभुज बना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 सप्तभुज। सप्तभुज, सप्तभुज के अगर पूछे आपसे पहला क्वेश्चन के सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग बताइए, तो याद रखना कोई भी बहुभुज हो उसका आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90। ये होता है n क्या है, उसकी भुजाओं की संख्या, सब तरह 7 हो जाएगा। तो 14 - 4 × 90, तो 14 में 4 10 बचा, 10 × 90 900 हो गया। समझ में आई क्वेश्चन, यहाँ पे हो रहा है, तो 900 आ गया। देखो आ गया ना, एक क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो क्या है 900। और उसने ये कहा दूसरा क्वेश्चन कि सप्तभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण अलग अलग पूछा है, ये इन सब की वैल्यू बताइए, तो इस 900 में 7 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो एक का निकल आएगा, 128 आ गया, प्रत्येक 128 का हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर अगर उसने पूछे सप्तभुज का प्रत्येक बाह्य कोण पूछे, तो भाई ये बाह्य कोण पूछे, सबको बार बार कोण देना होगा, कुछ नहीं करना पड़ता है। बाह्य कोण में क्या होता है, जो हमने आंतरिक कोण निकाला ना एक, इसी को 180 में से घटा देंगे, हमारे पास 51.5 आंसर आ जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन है, शंकु घिरा होता है। अब शंकु जो है हमेशा याद रखना एक वक्र सतह से घिरा होता है। सिंपल सी बात है भाई, शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है। अब इसकी सतह क्या वक्राकार है कि नहीं, सारी वक्राकार सतह है। ठीक है, नेक्स्ट, फोल्ड जियोमेट्री में एंटी लाइन का वह भाग जो अधिकतम दबाव का सामना करता है उसे कहते हैं हिंज। फोल्ड ज्योमेट्री में एक एंटी लाइन का वह भाग होता है जो जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, दबाव आता है, उसे कहते हैं हिंज। दिन या रात के समय किसी समय पृथ्वी की सतह पर कहीं भी इच्छानुसार किसी भी बिंदु के स्थानों को निर्धारित करने के लिए तकनीक होती है जीपीएस। भाई आप किसी भी बिंदु की, किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज़ की स्थिति को पता करना चाहते हैं किसी भी समय, तो जीपीएस होता है वो। जीपीएस से सबसे व्यापक तौर पर उपयोग किया जाने वाला एंटीना होता है माइक्रो स्ट्रिप एंटीना। जीपीएस किस एंटीना का प्रयोग करता है, माइक्रो स्ट्रिप। इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह के नाम क्या हैं। अब देखो ये चिन्ह आप देख रहे हो, ऐसे बना हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच हो। ठीक है, मतलब बिजली का जॉइंट जहाँ पर स्विच हो वहाँ पर ऐसी आकृति बनती है। इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसी चिन्ह को कहते हैं बिजली का जोड़, मतलब बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच हो। ये स्विच को दर्शाता है, स्विच को, स्विच के जॉइंट को। अब देखो सर्किट ब्रेकर का चिन्ह क्या होता है, बताया था ना, एक ऐसे रख के जा रही है, ऐसे चिन्ह में काट दिया, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। या फिर ऐसे भी होता है, ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे करके इसे काट दो, ये भी होता है सर्किट ब्रेकर का एक